ये उस समय की बात है जब साउथ अफ्रीका के जोन्सबर्ग में क्रिमिनल्स का दबदबा कायम हो चुका था। शहर में डकैती, करप्शन, मर्डर, ड्रग्स सब आम हो गए थे, पर मिलिट्री ने इन सब पर काबू पाने का एक तरीका ढूंढ लिया, रोबोकॉप्स। अब जोन्सबर्ग की सड़कों पर रोबोटिक पुलिस शांति का मोर्चा संभालने लगी, और ये सब मुमकिन हो पाया था हमारी कंपनी द्वारा बनाए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स से। ये रोबोटिक पुलिस बनाना मेरी पहली बड़ी सफलता थी। मुझे हमेशा से ही हाई लेवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दिलचस्पी थी। हालांकि मैं आज भी इसी कोशिश में हूँ कि मैं ऐसे रोबोट्स बना पाऊँ जो सोच भी सकते हो और महसूस भी कर सकते हो। इस पर मैं बहुत तेजी से काम कर रहा हूँ और सक्सेस मुझे इतनी दूर भी नहीं दिख रही। मेरे द्वारा प्रोग्राम्ड रोबोटिक स्काउट्स आज बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। इन रोबोट्स को मैंने हैकिंग से बचाने के लिए एक बुलेट प्रूफ गार्ड की सिस्टम बनाया है, जिससे इनका सॉफ्टवेयर मेरे अलावा कोई अपडेट नहीं कर सकता। कई बार हमारे रोबोट्स के क्रिमिनल से फाइट्स के दौरान उनके कुछ पार्ट्स खराब भी हो जाते हैं, पर हम उन्हें रिपेयर करके उन्हें दोबारा से ठीक कर देते हैं। हमेशा की तरह आज फिर हमारे रोबोट्स बखूबी मिशन कंप्लीट करने के बाद लौट आए थे। हमारा एक स्काउट नंबर 22 अक्सर मिशन से डिफेक्टेड होकर आता है। हम उसे रिपेयर करते हैं और अगले दिन फिर डिफेक्टेड। ऐसा लगता है कि उसकी किस्मत ही खराब है। अभी फिर उसे रिपेयर करके मिशन पर भेजा गया है, पर आज फिर वही हुआ, नंबर 22 डिफेक्टेड। लेकिन इस बार मामला संगीन था। नंबर 22 बुरी तरह टूट फूट गया था। हमारे रोबोटिक स्काउट्स के बेहतरीन प्रदर्शन से खुश होकर पुलिस फोर्स ने हमारी कंपनी को और भी रोबोटिक स्काउट्स के ऑर्डर दे दिए थे। सब मुझे सफलता के लिए बधाई दे रहे थे, पर मुझे पता था कि मेरा काम बढ़ने वाला है। मैं जब फैक्ट्री पहुंचा तो पता चला कि स्काउट 22 को मिशन के दौरान क्रिमिनल्स ने उस पर आरपीजी से हमला किया, जिससे उसके बहुत से पार्ट खराब हो चुके हैं। अब वो रिपेयर से ठीक नहीं हो सकता, इसीलिए उसे रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया गया। शाम को काम से घर पहुंचते ही मैं फिर काम में लग गया। मैं पिछले 944 दिन से ऐसे हाई लेवल इंटेलिजेंस रोबोट्स बनाने पर काम कर रहा हूँ जो सोच भी सकते हो और महसूस भी कर सकते हो। ऐसे रोबोट्स बनाना हमेशा से मेरा सपना था। सुबह के 5:20 हो चुके थे और मैं सफल हो गया। मैं ऐसी प्रोग्रामिंग करने में कामयाब हो गया था। बस अब मुझे एक रोबोटिक बॉडी चाहिए थी जिस पर मैं ये प्रोग्रामिंग इंस्टॉल कर सकूं। मुझे तुरंत स्काउट नंबर 22 की याद आई। मैं भागते हुए फैक्ट्री पहुंचा और उसे रिसाइकल करने से रोक दिया। अब बस मुझे कंपनी सीईओ से परमिशन की जरूरत थी। मैंने सीईओ को बताया कि मैंने ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट प्रोग्रामिंग बना लिया है जो इंसानों की तरह सोच सकता है और इंसानों से ज्यादा तेज भी है। वो अपने फैसले खुद ले सकता है, वो म्यूजिक भी बना सकता है और पोएम भी लिख सकता है। लेकिन सीईओ को मेरा ये रोबोट कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि उन्हें कंपनी के लिए फायदेमंद नहीं लगा। इसलिए उन्होंने मुझे वो प्रोग्रामिंग इंस्टॉल करने की इजाजत नहीं दी। मैं इतनी दूर आकर हार नहीं मान सकता था, इसीलिए मैंने वो स्काउट नंबर 22 चोरी कर ली और वो गार्ड की भी। मैं ये सब लेकर जैसे ही घर लौटा, 3 क्रिमिनल्स ने मुझ पर हमला करके मुझे किडनैप कर लिया। जब मेरी आंख खुली तो मैं उन तीनों क्रिमिनल से घिरा था। उन्हें ये पता चल चुका था कि मैं रोबोट्स बनाता हूँ और वो मुझसे उन रोबोटिक पुलिस स्काउट्स का रिमोट मांग रहे थे, क्योंकि हमारे रोबोटिक पुलिस ने क्रिमिनल्स की दुनिया में खलबली मचा दी है और वो क्रिमिनल्स उन रोबोट्स पर काबू पाना चाहते हैं। उन लोगों ने मेरी गाड़ी की तलाशी ली और उन्हें वो रोबोट मिल गया जो मैंने कंपनी से चुराया था। वो तीनों क्रिमिनल्स मुझे उसे स्टार्ट करने के लिए धमकाने लगे। उनमें से एक ने मुझ पर बंदूक तान दी। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि इस रोबोट में अगर मैंने अपनी नई प्रोग्रामिंग इंस्टॉल कर भी दी तो भी उसे हमें ट्रेनिंग देना होगा। वो एक इंसानी बच्चे की तरह सोचने वाला रोबोट होगा। उसका दिमाग इंसान से ज्यादा तेज होगा, पर उसे पहले सब सिखाना पड़ेगा। लेकिन वो नहीं माने और मजबूरी में मुझे स्काउट 22 में वो प्रोग्रामिंग इंस्टॉल करनी पड़ी, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता था। मैंने स्काउट 22 के पार्ट्स को पहले ठीक किया क्योंकि वो बहुत डैमेज था। मैंने सब कुछ रिपेयर कर लिया था सिवाय बैटरी के। इन रोबोट्स की डिजाइनिंग इस तरह हुई थी जिसमें इनकी बैटरी एक बार डाउन हो जाए तो दोबारा नहीं ठीक हो सकती। इन रोबोट्स की बैटरी भी सिर्फ 7 दिन तक ही चलने वाली थी। मैंने पूरी तरह से स्काउट 22 में प्रोग्रामिंग इंस्टॉल कर दिया
और वो स्टार्ट हो गया। जैसे ही वो स्टार्ट हुआ वो तुरंत ही हमसे दूर भाग गया और छुपने लगा। वो बिल्कुल बच्चे की तरह बर्ताव कर रहा था, जिस तरह कोई छोटा बच्चा अनजान लोगों को देखकर रिएक्ट करता है। 3 क्रिमिनल्स में से 2 क्रिमिनल निंजा और अमेरिका गुस्सा होने लगे। उन्हें लगा कि मैंने उन्हें कोई खराब रोबोट दिया है। उन्हें नाराज होता देख रोबोट और भी सहम गया। तभी तीसरी क्रिमिनल योलैंडी उन्हें शांत होने के लिए कहती है और रोबोट को प्यार से अपनी तरफ बुलाने लगती है। रोबोट हमारी भाषा नहीं समझ रहा था, पर प्यार से बुलाने पर वो हमारी तरफ आ गया। मैंने उसे एक खिलौना दिया जो उसे बहुत पसंद आया। हम उसे जो जो बता रहे थे वो सारे वर्ड्स वो तुरंत सीख रहा था। योलैंडी ने प्यार से उसे चैपी बोला जो उसे पसंद आया और हम उसे चैपी ही बुलाने लगे। निंजा फिर वापस आ गया और उसने मुझ पर बंदूक तान दी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो रोबोट पागल है। मुझे वहाँ से भागना पड़ा, पर मैंने उन्हें कह दिया कि मैं अपने रोबोट से मिलने दोबारा आऊंगा। अगले दिन सुबह चेपी आसपास मौजूद सारी चीजों को एक बच्चे की तरह समझने की कोशिश कर रहा था, पर क्रिमिनल्स को उससे एक ही मतलब निकालना था। ये तीनों क्रिमिनल्स कल हुए रोबोटिक पुलिस से एनकाउंटर के दौरान ड्रग्स डिलीवर नहीं कर पाए थे और सारे ड्रग्स पुलिस के हाथ लग गए थे, जिसके बाद ड्रग डीलर ने इनको 1 हफ्ते का समय दिया है उसके पैसे लौटाने के लिए, और इसके लिए इन्हें बहुत से पैसे चाहिए ताकि ये अपनी जान बचा सके और रोबोट का इस्तेमाल कर ये चोरी कर पैसे कमाना चाहते हैं। निंजा ने चैपी को टीवी पर कार्टून देखते हुए पकड़ लिया और वो उसे बंदूक चलाना सिखाने लगा। चूँकि उसकी प्रोग्रामिंग एक छोटे बच्चे जैसी थी, इसीलिए वो पहली बार बंदूक देखकर डर रहा था। मैं ऑफिस में बच्चों को किस तरह सिखाते हैं ये अपने कंप्यूटर पर सर्च कर रहा था। तभी वहाँ विंसेंट आ गया। विंसेंट भी कंपनी में मेरी ही तरह इंजीनियर था, पर मेरी और उसकी कुछ खास बनती नहीं थी। वो मुझसे रोबोट्स की गार्ड की मांगने लगा, वो गार्ड की जो मैंने चैपी में इंस्टॉल कर दिया था। मैं उसे गार्ड की ना देने के लिए बहाने करने लगा, पर उसने मुझ पर बंदूक तान दी। लेकिन वो ऑफिस में था, इसीलिए वो वहाँ मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता था। मुझे पता है वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके अंदर मेरे खिलाफ बहुत नफरत थी, क्योंकि जब से मेरे बनाए रोबोट्स ने कामयाबी हासिल की तब से उसके फंड्स कटने लगे थे और उसका बनाया जायंट रोबोट भी नहीं बिक पा रहा था। योलैंडी चैपी को जो भी सिखा रही थी वो फटाफट सीखता जा रहा था। उसने उसे खुद को मोमी बोलने के लिए कहा और चैपी उसे मोमी बोलने लगा। अमेरिका ने उसे गाली दी तो उसने वो भी तुरंत सीख लिया। मैं जब वहाँ चैपी को सिखाने के लिए कुछ चीजें लेकर पहुँचा तो वहाँ चैपी क्रिमिनल्स की तरह बातें कर रहा था। वो उनकी तरह गालियाँ देना सीख चुका था। मुझे ये देखकर बहुत गुस्सा आया और मैंने चैपी को समझाया कि मैं उसका मेकर हूँ और वो मुझसे वादा करे कि वो कोई भी गलत काम नहीं करेगा। उसके बाद मैं उसे पेंटिंग करना सिखाने लगा। वो बहुत जल्दी सीख रहा था। योलैंडी भी मेरे साथ उसे ये सब सिखाने में मेरी मदद कर रही थी। तभी वहाँ निंजा आ गया और वो मुझे वहाँ से भगाने लगा। वो नहीं चाहता था कि चैपी ये सब सीखे। वो उससे रोबरी करवा कर अपना कर्ज उतारना चाहता था। 2 दिन बाद हाईवे से कुछ केस जाने वाली हैं, जिसकी रोबरी इन्हें करनी है और इसीलिए वो चैपी को जल्द ही ट्रेनिंग देकर रोबरी के लिए तैयार करना चाहता था। निंजा चैपी की क्षमताओं को जानने के लिए उसे शहर के गुंडों के बीच छोड़ आया, जिससे चैपी लड़ना सीख जाए। पर चैपी का दिमाग बच्चे का था। गुंडे उसे पुलिस का रोबोट समझकर मारने लगे और जलाने भी लगे। वो इन सब से डर गया और अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया। पर विंसेंट ने कल मेरा पीछा करने पर चैपी को देख लिया था और वो उसे गार्ड की निकालना चाहता था। उसने चैपी को किडनैप कर लिया और उसका हाथ अलग कर उसने वो गार्ड की निकाल ली। पर इससे पहले कि वो उसे पूरी तरह डैमेज करता, चैपी वहाँ से भाग गया। जीपीएस की मदद से चैपी वापस क्रिमिनल्स के पास पहुंच गया। योलैंडी और अमेरिका ने चैपी को बचे हुए सामान से रिपेयर कर दिया। योलैंडी उसे रात को वो बुक्स की कहानियां सुनाने लगी जो मैं चैपी के लिए लेकर आया था। एक ब्लैक शिप की कहानी जो बाकी लोगों से अलग था। चैपी खुद को ब्लैक शिप मानने लगा और कहानियां सुनकर बहुत खुश हुआ। चैपी योलैंडी से बहुत अटैच्ड हो गया था क्योंकि वो उसे छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करती थी। मैं बहुत परेशान था क्योंकि क्रिमिनल्स की वजह से मेरे बनाए गए रोबोट्स पर मेरा ही कोई अधिकार नहीं था। मैंने आज बंदूक खरीद ली और मैं लड़ने के लिए तैयार था।
निंजा ने चैपी को खुद को उसका डैडी बताया और बहलाकर उसे अपनी तरह चलना, बोलना और लड़ना सिखाने लगा। चैपी का दिमाग बच्चे जैसा था पर वो बहुत तेज था, इसलिए वो सारी चीजें फटाफट सीख गया। चैपी को वो लोग गैंगस्टर बनाने में लग चुके थे। उन लोगों ने चैपी से झूठ बोलकर उससे गाड़ियां चोरी करवाई। चोरी किए गए पैसों से निंजा और अमेरिका हथियार खरीदने चले गए। चैपी बाहर उनका इंतजार कर रहा था। उसे वहाँ एक मरा हुआ कुत्ता दिखा। वो उसे सहलाने लगा। तभी निंजा वहाँ आया। वो चैपी को कल अपने साथ रोबरी के लिए ले जाना चाहता था, पर चैपी इसके लिए राजी नहीं था क्योंकि मैंने उसे ऐसा करने से मना किया था। निंजा ने चैपी को राजी करने के लिए गुमराह किया। उसने उसे बताया कि उसकी बैटरी खत्म हो रही है और अगर उसे जल्द ही नई बॉडी नहीं मिली तो वो इसी कुत्ते की तरह मर जाएगा। चैपी घबरा जाता है। निंजा उसे बताता है कि नई बॉडी के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए जो उसे रॉबरी से ही मिल सकते हैं और चैपी खुद को बचाने के लिए ऐसा करने को तैयार हो जाता है। मैं जब क्रिमिनल्स के पास चैपी को वापस लेने पहुंचता हूं, तो वो वहां पर नहीं था। मैं योलेंडी से कह रहा था कि मैं तुम लोगों की तरह चैपी को क्रिमिनल बनने नहीं दूंगा। उसे मैंने बनाया है और मैं उसे ले जाऊंगा। तभी चैपी निंजा और अमेरिका के साथ वहां पहुंचता है, पर वो मुझसे बहुत नाराज दिख रहा था। वो ऐसा इसलिए क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मैंने उसे ऐसी बॉडी दी है जो बहुत जल्दी मर जाएगी। उसने कहा वो मरना नहीं चाहता, वो मोमी के साथ रहना चाहता है। तभी अचानक उसके सीपीयू में शॉर्ट सर्किट हुआ और वो गिर गया। ऐसा सिर्फ चैपी के साथ नहीं हो रहा था, पूरे शहर के रोबोटिक पुलिस स्काउट्स ऑफलाइन हो गए थे। विंसेंट ने जो चैपी से गाड़ी की चुराई थी, उसकी मदद से उसने सारे रोबोट्स में मालवेयर इंस्टॉल कर दिया था, जिससे सारे रोबोट्स ऑफलाइन हो गए। और रोबोट्स के ऑफलाइन होते ही सारे शहर में क्रिमिनल्स ने धावा बोल दिया। हर तरफ हाहाकार मचने लगा और हमारी कंपनी खतरे में आ गई। विंसेंट ने ये सब उसके बनाए गए रोबोट्स को मार्केट में लॉन्च करवाने के लिए किया था। इस मौके का फायदा उठाकर वो मुझे और मेरे रोबोट्स को निपटाना चाहता था। मैं जब फैक्ट्री पहुंचा और मैंने देखा कि सिस्टम में मालवेयर इंस्टॉल हो रहा है, तो मैंने तुरंत ही उसे कैंसिल कर दिया। चैपी दोबारा से स्टार्ट हो गया। चैपी वहाँ मौजूद रोबोट्स को देखकर उनके जैसी बॉडी की जिद करने लगा। मैंने उसे बताया कि वो दूसरों की बॉडी में नहीं जा सकता, पर उसने कहा वो ऐसा कर सकता है। वहाँ एक हेलमेट था जिसे पहनकर इंसान का दिमाग पढ़ा जा सकता था। चैपी वो हेलमेट लेकर भाग गया। चैपी हेलमेट की मदद से खुद को नई बॉडी में ट्रांसफर करने के तरीके ढूंढने लगा। उसने योलेंडी को भी हेलमेट पहनाकर एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। रात से सुबह होने तक उसने हल ढूंढ निकाला। सुबह हो गई थी और वो रॉबरी के लिए तैयार हो गया। क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंट सफल हो गया था, अब बस उसे एक बॉडी चाहिए थी। मैं ऑफिस में मालवेयर का पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि तभी टीवी पर मैंने रिपोर्ट देखी। चैपी निंजा अमेरिका और योलेंडी के साथ रॉबरी कर रहा था। विंसेंट ने कंपनी के सीईओ को जाकर चैपी के बारे में बता दिया, जिससे सीईओ मेरे खिलाफ भड़क गई। उसने मुझे और चैपी को खत्म करने के लिए विंसेंट को उसके जायंट रोबोट को शुरू करने की इजाजत दे दी। मुझे पता चल गया था कि चैपी को मारने के लिए विंसेंट अपने जायंट रोबोट भेज रहा है और इसीलिए मैं कंपनी से बहुत सारे हथियार लेकर चैपी की तरफ बढ़ा। उधर चैपी को भी पता चल गया था कि निंजा ने उससे रॉबरी करवाने के लिए नई बॉडी को लेकर झूठ बोला था। चैपी बहुत नाराज हो गया। उसे लगा कि वो बहुत जल्दी मरने वाला है। वो इंसानों के झूठ बोलने की आदत से बहुत दुखी हो गया। वो ड्रग डीलर जिसका कर्ज इन तीनों क्रिमिनल्स को उतारना था, वो टीवी पर चैपी को देखकर उसे हमसे लेने आने लगा। मैं चैपी को समझाने लगा कि उससे लड़ने एक जायंट रोबोट आने वाला है, जिससे उसे लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। तभी ड्रग डीलर वहाँ अपने लोगों के साथ आ गया और हम पर हमला करने लगा। हम उनसे लड़ ही रहे थे कि तभी विंसेंट का जायंट रोबोट भी वहाँ आ गया। ये ऐसा रोबोट था जिसे इंसानी दिमाग चलाता था। विंसेंट अपने जायंट रोबोट की मदद से हमला कर रहा था, पर अब हमारा चैपी भी मुकाबले के लिए तैयार था। हमारे ड्रग डीलर और जायंट रोबोट के बीच घमासान शुरू हो गया। निंजा के पैर में और मेरे पेट में गोली लग गई। हम सब गाड़ी में बैठ गए, पर चैपी मुझे बचाना चाहता था। वो उस हेलमेट को लाने चला गया जिससे उसने एक्सपेरिमेंट किया था।
निंजा हमें बचाने के लिए जायंट रोबोट से लड़ने चला गया। निंजा को रोबोट मारने ही वाला था कि योलेंडी ने रोबोट पर हमला कर दिया। रोबोट ने बदले में योलेंडी को शूट कर दिया। चैपी ने मोमी को मरता देख जायंट रोबोट को धमाके से खत्म कर दिया। विंसेंट का जायंट रोबोट नष्ट हो गया। चैपी पर अपने मोमी के मौत के बदले का खून सवार हो गया और वो खूनी को मारने निकल पड़ा। उसने विंसेंट को ढूंढ लिया और उसे मार डाला। वो अपने एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल कर हेलमेट से मेरी कॉन्शियसनेस को वहाँ पड़ी रोबोटिक बॉडी में ट्रांसफर करने लगा। वहाँ सिर्फ एक ही रोबोटिक बॉडी थी, पर उसने खुद को न बचाकर मुझे बचाने की सोची और वो सफल हुआ। उसने मेरी कॉन्शियसनेस को रोबोटिक बॉडी में ट्रांसफर कर दिया था। अब मैं रोबोट की बॉडी में जिंदा हो उठा था। अब मुझे चैपी को बचाने के लिए कोई बॉडी ढूंढनी थी। मुझे याद आया कि शहर में हजारों रोबोटिक बॉडी मौजूद हैं। हम उनका इस्तेमाल चैपी को बचाने के लिए कर सकते हैं, पर पुलिस बाहर आ चुकी थी और हमारे पास वक्त बहुत कम था। मैंने तुरंत एक बॉडी ढूंढ ली और हमने चैपी का कॉन्शियसनेस उस बॉडी में ट्रांसफर कर दिया। मैं और चैपी दोबारा से रोबोटिक बॉडी में जिंदा हो गए। उसी वक्त चैपी को याद आया कि एक्सपेरिमेंट के दौरान उसने योलेंडी की कॉन्शियसनेस को एक पेन ड्राइव में सेव किया था और चैपी ने उस कॉन्शियसनेस को एक रोबोटिक बॉडी में ट्रांसफर कर दिया। पूरे शहर की पुलिस अब चैपी की तलाश में थी, पर चैपी ने खुद को और अपनी मोमी को ब्लैक शिप बना लिया था।